हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पे बेस्ड रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, यानी बेसिकली इसके अंदर हम हिंदी सी जो है यानी हिंदी गा जो है, इसके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर ही केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आपने ये टॉप 10 क्वेश्चन आसानी से समझ लिए, पढ़ लिए, तो मान लीजिए आपका एग्जाम का जो 80 से यहाँ पे 90% का जो पार्ट है एग्जाम का, वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सिंगल ही वीडियो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल गिव अवे भी। वीडियो के बीच में मैं आपसे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देंगे, तो हम उन स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को देंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही हम तुरंत अपने अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो पूरा आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन जो है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये कि हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं वो आप सभी के लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज होती है। लेकिन अगर आप सभी को इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए हैं, तो आप पेड नोट भी हमारे परचेज कर सकते हैं। तो पेड नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो प्राइस भी यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली ही रखा है हमने। डिस्क्रिप्शन में दिए गई हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां से आप जाके डायरेक्ट हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। और प्राइस भी यहाँ पे ओनली 50 रुपीज रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर को भी देखकर अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके ड्यू सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि रोटी और संसद के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है। वहीं आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रोटी और संसद कविता में किन वर्गों की जो वास्तविकता है उसको उजागर किया गया है। तो अगर हम इसको सबसे पहले इसके इंट्रो की बात करते हैं, इंट्रो से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके कवि हैं धूमिल, धूमिल को यहाँ पे आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। उनकी कविताओं में आपको सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक विसंगतियां तथा आम जनता की समस्या प्रमुख रूप से यहाँ पे दिखाई देती है। रोटी और संसद धूमिल की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति को यहाँ पे अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करा है। इस कविता में कवि ने रोटी अर्थात आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है, और संसद अर्थात जो आपकी सत्ता है एवं उसका जो शासन व्यवस्था के बीच जो संबंध है उसको यहाँ पे उजागर किया है। कविता ये प्रश्न उठाती है कि जब जनता भूख, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही होती है, तब संसद उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कितनी गंभीर है। कवि ने व्यंग के माध्यम से समाज और राजनीति की अनेक विडंबनाओं को यहाँ पे सामने लाने का प्रयास करा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है धूमिल की इस कविता से, कि यहाँ पे ना जितनी भी आपकी सामाजिक जो यथार्थवाद है, यानी आपका जो वास्तव में जो समाज के अंदर जितनी भी आपकी समस्याएं हैं आम जनता की, वो यहाँ पे कवि अपने कविता से दर्शाना चाहता है। रोटी और संसद की जो कविता है, इसके माध्यम से धूमिल दर्शाना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो आपकी लोकतंत्र की जो वास्तविक स्थिति है वो कैसी है। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने कविता के अंदर रोटी और आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है इसको यहाँ पे बताया है। वही संसद की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सत्ता के ऊपर यहाँ पे प्रश्न उठाया है कि जब जनता भूख, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही होती है, तब संसद किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कितनी गंभीर रहती है। तो कवि ने व्यंग के माध्यम से समाज और राजनीति दोनों ही विडंबनाओं को सामने लाने का प्रयास करा है। वहीं अगर हम बात करें इसके मुख्य भाग की, तो राजनीतिक व्यवस्था और संसद पर व्यंग, यानी कवि ने कविता में संसद और राजनीतिक व्यवस्था पर यहाँ पे तीखा व्यंग करा है। संसद को जनता की समस्याओं के समाधान का यहाँ पे केंद्र माना जाता है, लेकिन कवि को लगता है कि वे जो है ना आम जनता की वास्तविक समस्याओं की अपेक्षा केवल यहाँ पे आपकी बहस और औपचारिकताएं यहाँ पे अधिक होती है। नेताओं के भाषण और विवादों
के बाद बावजूद जनता की जो स्थिति है उसमें कोई विशेष सुधार हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो आपकी लोकतंत्र व्यवस्था है ना, इसकी कमियों को भी यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, उजागर करने का प्रयास कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स की जितनी भी आपकी राजनीतिक व्यवस्था है और जो संसद है, इसके ऊपर यहाँ पे कवि अपनी कविता के माध्यम से तीखा व्यंग कर रहा है। यानी संसद को जनता की समस्याओं के समाधान का यहाँ पे केंद्र माना जाता है, लेकिन कवि को क्या लगता है कि जो आम जनता है ना, वो वास्तविक समस्याओं की सॉरी वास्तविक समस्याओं की जो औपचारिकता है और जो बहस है, इसको लेके यहाँ पे नेताओं के भाषण और विवाद हमेशा चलते रहते हैं, ना कि यहाँ पे जनता की जो स्थिति है ना, इसकी वजह से कोई सुधार हमें देखने को नहीं मिलता। तो जितनी भी कमी है ना आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यहाँ पे कवि ने उजागर करने का प्रयास करा है अपनी कविता के माध्यम से। वहीं इन्होंने यहाँ पे कवि ने क्या बात करी है कि जो आपके गरीब वर्ग हैं और जो मेहनतकश वर्ग है, ठीक है, इनकी वास्तविकता को भी दर्शाया अपनी कविता के माध्यम से। यानी कवि ने कविता के अंदर गरीब, मजदूर और मेहनतकश जो लोग हैं, इनके जीवन को यहाँ पे एकदम सच्चाई के साथ यहाँ पे चित्रित करा है अपनी कविता के अंदर। और कवि ये बताना चाहता है कि जो ये वर्ग ऐसे हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेली संघर्ष करते हैं, ठीक है, इनके पास इनके लिए जीवन में रोटी जो है ना, वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। तो कठिन ये परिश्रम करते हैं, फिर भी इन्हें प्राप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, समाज के अंदर सम्मान नहीं मिल पाता। तो कवि इस वर्ग की जो पीड़ा है ना, जो संघर्ष है, इसको यहाँ पे बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि शासक वर्ग की संवेदनहीनता, यानी आपका धूमिल ने सत्ता में बैठे नेताओं और उच्च वर्ग की संवेदनहीनता को भी यहाँ पे उजागर किया है। शासक वर्ग जनता की समस्याओं से दूर यहाँ पे दिखाई देता है। वे जनता के हितों की बात करते हैं, परंतु व्यवहार में आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, इनको समझने और दूर करने में असफल रहते हैं। तो कवि का जो व्यंग है वो इसी दोहरी चरित्र पर ही केंद्रित है। यानी बेसिकली यहाँ पे धूमिल यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है, कवि यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है कि जो सत्ता के अंदर आपके बड़े बड़े जो नेता बैठे हैं ना, वो उच्च वर्ग को यहाँ पे संवेदनशीलता के साथ उजागर करना चाहता है कवि। यानी जितने भी आपके उच्च वर्ग हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो आपके शासक वर्ग की जो जनता है, उनकी समस्याओं को सिर्फ वो दूर से ही देखते हैं, ठीक है, जनता की हितों की बातें करते हैं, परंतु उसको व्यवहार में नहीं लाते। यानी आम लोगों की जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनको वो दूर से ही समझने में असफल रहते हैं। तो यहाँ पे जितना भी व्यंग जो कवि ने करा है कविता के अंदर, वो यहाँ पे दोहरे चित्र पर केंद्रित था है। वहीं अगला पॉइंट है आपका सामाजिक और आर्थिक असमानता का चित्रण। यानी कविता में समाज की जो आर्थिक विषमता है, इसको भी यहाँ पे स्पष्ट करा है कवि ने। एक और ऐसा वर्ग बताया है कवि ने कि जिसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं, कपड़ा है, खाना है, पीना है, सारी चीजें उसके पास है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया कि दूसरा जो वर्ग है, ठीक है, दूसरे वर्ग में आपके ऐसे लोग आते हैं, जो ऐसे करोड़ों लोग आते हैं जो दो समय की रोटी के लिए भी अपना संघर्ष कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी असमानता व्यवस्था पर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। कवि बताता है कि जब समाज में समान अवसर और न्याय नहीं होगा, तब लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य है ना, वो पूरा नहीं हो सकता। फिर है आपका अगला पॉइंट, लोकतंत्र की विडंबना और जनसंधारण की उपेक्षा। यानी कवि ने लोकतंत्र की विडंबना को यहाँ पे सामने रखा है, जिसमें जनता को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन वास्तव में उसकी आवाज को यहाँ पे पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। यानी जनता की वजह से लोकतंत्र जो यहाँ पे कायम रहता है, ठीक है, जनता को ही सर्वोच्च माना जाता है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन जनता को ही वास्तव में जो उसकी आवाज है, उसको यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता, ऐसा कवि बताना चाहते हैं। ठीक है, तो जनता जो है ना, वो चुनाव के समय महत्वपूर्ण दिखाई देती है, परंतु चुनाव समाप्त होने के बाद जितनी भी समस्याएं हैं उसकी वो छूट जाती है पीछे। तो कवि का ऐसा मानना है कि जो संसद है, जनता के बीच में बढ़ती दूरी और लोकतंत्र के लिए यहाँ पे गंभीर चुनौती है। इसी कारण कविता में व्यंग का जो स्वर है, वो अत्यंत तीखा और प्रभावशाली यहाँ पे बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है, रोटी और संसद कविता भारतीय लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर एक सशक्त व्यंग है। कवि ने इस कविता के माध्यम से संसद, नेताओं और आपके शासक वर्गों की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाते हुए आम जनता की वास्तविक समस्याओं को यहाँ पे सामने रखा है। कविता में विशेष रूप से आपके गरीब, मजदूर, मेहनतकश तथा शोषित वर्ग की जो आपकी कठिन परिस्थितियां हैं और जो सत्ता संपन्न वर्ग है, इसकी यहाँ पे संवेदनहीनता को यहाँ पे उजागर किया गया है। और यही कविता जो है आपकी केवल व्यंग नहीं करती, बल्कि समाज और शासन व्यवस्था को यहाँ पे आत्ममंथन करने की भी प्रेरणा देती है। इसलिए यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। तो इसी प्रकार स्टूडेंट, हमने समझा कि जो आपकी रोटी और संसद जो है, ये पूरी कविता आपकी भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को दर्शाती है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती है, सामाजिक असमानता को दर्शाती है, और जो आपके मेहनतकश और जो गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनके कठिन परिश्रम और उनकी कठिन परिस्थितियों को भी यहाँ पे दर्शाती है। तो कविता के माध्यम से केवल आपका कवि यहाँ पे व्यंग नहीं करता, बल्कि समाज और शासन व्यवस्था का भी यहाँ पे आत्ममंथन करने का प्रयास वो करता है।
तो इसलिए ये कविता आज भी आपकी उतनी ही प्रासंगिक है जितने अपने समय में थी। वहीं अगर हम बात करें सेकंड प्रश्न की, जो दूसरा प्रश्न है आपका वो ये है कि बिहारी की भाषा को समझाइए। वहीं ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बिहारी की सामाजिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी अगर हम इसे छोटे से इंट्रो से समझे तो देखो यहाँ पे आपका जितना भी हिंदी साहित्य है उसको अलग अलग काल में बांटा गया है। रीति काल, ठीक है, भक्ति काल, आधुनिक काल, इन सब में बांटा गया है। तो रीति काल के ऐसे ही आपके एक प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल, हिंदी साहित्य के जो श्रेष्ठ मुक्त कवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी एक फेमस जो इनका हम कह सकते हैं एक फेमस कृति है बिहारी सतसाई। इसमें लगभग आपके 700 दोहे इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो बिहारी ने अपनी रचनाओं में प्रेम, श्रृंगार, नीति, भक्ति तथा सामाजिक जीवन का अत्यंत यहाँ पे सुंदर चित्रण किया है। उनकी भाषा संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है और साथ ही उनके काव्य में तत्कालीन समाज की जो अनेक विशेषताएं हैं ये भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए बिहारी की भाषा और सामाजिक दृष्टि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं विशेष महत्व यहाँ पे रखती है। तो बिहारी लाल जी जो है यहाँ पे आपके जो कवि हैं वो रीति काल के हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में ज्यादातर प्रेम को और श्रृंगार, नीति, भक्ति, इन सारी चीजों का यूज करके क्या करा है इन्होंने यहाँ पे सामाजिक जीवन को एक अत्यंत सुंदर चित्रण यहाँ पे दिया है। तो इनकी जितनी भी भाषा है ना वो संक्षिप्त होते हुए भी इतनी प्रभावशाली है कि आपको इनके काव्यों को पढ़ते के साथ ही समाज की जो अनेक विशेषताएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बिहारी की जो भाषा की विशेषताएं वो कौन सी है। तो देखो बिहारी जी हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। इनकी भी जो भाषा थी ना मुख्य रूप से यहाँ पे ब्रिज भाषा थी। तो इनकी भाषा जो थी वो मधुर और साहित्यिक तथा कलात्मक ये सारी थी, क्योंकि इन्होंने कम शब्दों में इस तरीके से अपने फीलिंग्स जो है, जो भाव है, उनको इस तरीके से हमारे सामने व्यक्त करा है कि अद्भुत क्षमता इसमें इन्होंने दिखाई है। ठीक है, तो इनके दोहों के अंदर हमें चयन अत्यंत सावधानी से यहाँ पे किया गया है, जिससे इनकी जो भाषा में जो सौंदर्य है, प्रभाव है, दोनों ही उत्पन्न होते हैं। तो उनकी भाषा में संस्कृत, प्राकृतिक तथा लोक भाषा के जो शब्द हैं उनका सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे बिहारी जी ने जो भाषा का यूज करा है वो ब्रिज भाषा का यूज करा है। एकदम मधुर शब्दों का इन्होंने उपयोग करा है और कम शब्दों का उपयोग करते हुए इन्होंने इस तरीके से उसे एक्सप्लेनेशन दी है, इस तरीके से अपने भाव को व्यक्त करा है कम शब्दों में कि हमें पढ़ते के साथ ही हम उसके अंदर क्या हो जाए, खो जाए। ठीक है, तो इनकी जो भाषा है वो ज्यादातर संस्कृत और प्राकृतिक और लोक भाषा के जितने भी शब्द हैं उनका हमें इसमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो वहीं अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे आपके अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है कि संक्षिप्तता और भाव गंभीर्य। यानी बिहारी के दोहे की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इन्होंने शॉर्ट में ही सारी चीजों को यहाँ पे बताया है। उन्होंने छोटे से दोहे में इतने गहरे भाव छुपाए हैं, इतने अपने विचारों को इस तरीके से व्यक्त करा है कि इसी के कारण इस संबंध में हम कह सकते हैं कि जितने भी उनके दोहे हैं ना वो देखने में छोटे हैं, लेकिन अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो ये इतने व्यापक है कि उनकी जो भाषा है उसमें अर्थ जो है ना वो एकदम गहरा और भाव की समृद्धि हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो यानी इन्होंने अपनी भाषा के अंदर छोटे शब्दों का यूज करा है। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों का यूज करा है, लेकिन वो शब्द इतने प्रभावी है कि आप उनको पढ़ते के साथ ही क्या हो जाएंगे, एकदम आप उनमें खो जाएंगे। ठीक है, आप उनका सीधा एकदम भाव समझ पाएंगे, विचार समझ पाएंगे कि बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे बिहारी की सामाजिकता की, तो बिहारी केवल यहाँ पे श्रृंगार के कवि नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने समय के समाज का भी यथार्थ चित्रण इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत करा है। उनके काव्य में हमें राज दरबार, सम्मानित वर्ग, स्त्री पुरुष संबंध, पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक व्यवहार का चित्रण भी मिलता है। उन्होंने समाज की अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमियों की ओर भी संकेत करा है। तो बेसिकली सामाजिकता के ऊपर भी यहाँ पे बिहारी जी ने अपने दोहों को, अपने काव्य को यहाँ पे व्यक्त करा है। यानी इन्होंने राज दरबार और सम्मानित वर्ग, स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध और जो आपके पारिवारिक जीवन जो है और जो आपका सामाजिक व्यवहार जो है इसका हमें यहाँ पे चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने समाज की अच्छाइयों के साथ साथ समाज में जो कमियां हैं उनकी ओर भी यहाँ पे संकेत करा है। वहीं बात करें नीति और लोक जीवन का चित्रण, यानी बिहारी ने अनेक दोहों में अपनी नीति, सदाचार, व्यवहारिक जीवन के महत्वपूर्ण यहाँ पे संदेश दिए हैं। उनके काव्य में लोक जीवन की झलक जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्होंने मानवीय संबंध, नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार की भी बड़ी सूक्ष्मता के साथ यहाँ पे इसको प्रस्तुत करा है। तो उनकी समाज के प्रति जो सजग दृष्टि जो है इसका भी परिचय हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो समाज के प्रति जागरूक दृष्टिकोण। बिहारी ने अपने काव्य के माध्यम से मानव समाज, सामाजिक विसंगतियां तथा जीवन के विभिन्न पक्षों का यहाँ पे चित्रण किया है। वे समाज के प्रति संवेदनशील कवि थे। उनके दोहों में केवल आपका मनोरंजन नहीं है बल्कि जीवन उपयोगी शिक्षा भी आपको देखने को मिलती है, सामाजिक चेतना भी देखने को मिलती है। और इस प्रकार जो उनका काव्य समाज जो है ना, इस प्रकार
काव्य समाज को भी यहाँ पे एक नई दिशा में कार्य करने भी देखने को मिलता है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में कहा जा सकता है जो बिहारी जी हैं वो हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि हैं जिनकी भाषा जो है अत्यंत परिष्कृत है, मधुर है, प्रभावशाली है। उन्होंने ब्रज भाषा को उत्कृष्ट साहित्य गरिमा प्रदान करी है। साथ ही उनके काव्यों में तत्कालीन समाज, लोक जीवन, नीति तथा मानवीय व्यवहार का जो सजीव चित्रण है वो मिलता है। इस प्रकार जो बिहारी की जो भाषा है, भाषा कला और सामाजिक चेतना दोनों ही उन्हें हिंदी साहित्य का यहाँ पे विशिष्ट और महत्वपूर्ण जो कवि है वो यहाँ पे सिद्ध करती है। तो इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। अगली ओर बढ़ते हैं हम आगे। जो प्रश्न नंबर 3 है आपका वो ये है कि रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा की विशेषताओं के आधार पर घनानंद की साहित्यिक परिचय लिखिए। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, घनानंद के काव्य में संयोग वियोग का चित्रण स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। तो घनानंद जो है ना वो रीति काल के उन प्रमुख कवियों में से गिने जाते हैं जिन्होंने परंपरागत रीतिबद्ध काव्य धारा से हटकर स्वयं छंद और हृदय प्रधानता काव्य की रचना की है। तो देखो यहाँ पे जो घनानंद जी जो है ना ये भी हमारे रीति काल के ही कवि हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपने ट्रेडिशनल जो आपका जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो रीति जो काव्य है ना लिखने का, ठीक है, तरीका जो है, परंपरागत तरीका जो है, इससे हटकर इन्होंने स्वयं अपना छंद को यहाँ पे बनाया है। ठीक है, खुद इस तरीके से इन्होंने अपने काव्य को लिखा है कि उसको पढ़ते के साथ ही ना हमारा जो हृदय है ना वो एकदम गदगद हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधित्व यहाँ पे इन कवि को माना जाता है। उनके काव्य में हमें कोई भी कृत्रिमता, अलंकार, प्रदर्शन या न्यायिक भेद की जो उपेक्षा है वो व्यक्तिगत अनुभूति अनुभूतियों और प्रेम की सच्ची भावना तथा विरह की गहन वेदना का चित्रण मिलता है। घनानंद का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें आत्मिक लगाव, समर्पण और भावनात्मक गहराई हमें देखने को मिलती है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो है आपका एक है सुजानहित, घनानंद कवित आदि उल्लेखनीय है और रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा की विशेषता है उनके साहित्य में पूर्ण रूप से यहाँ पे परिलक्षित होती है। तो देखो, रीति मुक्त काव्य धारा के ये प्रतिनिधि माने जाते हैं, इन कवियों को माना जाता है। ठीक है, तो ये जो कवि है ना घनानंद जी, इन्होंने किसी भी प्रकार के कोई आर्टिफिशियल वर्ड्स का यूज नहीं करा है, अलंकारों का यूज नहीं करा है, बल्कि इन्होंने जो आपके रियल जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत जो अनुभूतियां हैं, जो प्रेम है, सच्ची भावना जो है, विरह की जो गहना है, ठीक है, इन सबका इसमें अपने काव्यों में इन्होंने चित्रण करा है। घनानंद जी का प्रेम जो है केवल आपका शारीरिक आकर्षक तक ही सीमित नहीं है बल्कि इन्होंने आत्मिक लगाव, समर्पण और भावनात्मक को भी यहाँ पे गहराई से समझाया है। तो इनकी जितनी भी प्रसिद्ध रचना है ना, इसके अंदर आपका सुजानहित और घनानंद जो कवित है, इसका यहाँ पे क्या किया जाता है हमें देखने को मिलता है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनके इनके जो काव्य है उसकी, तो देखो रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि इनको माना जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि घनानंद ने रीति ग्रंथों के नियम और बंधनों को स्वीकार यहाँ पे नहीं करा, उन्होंने अपने हृदय की अनुभूतियों को सहज रूप से यहाँ पे व्यक्त करा है। उनके काव्य में व्यक्तिगत प्रेमानुभूति और भावों की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है वो हमें मिलती है और इन्हीं कारण से इन्हें रीति मुक्त या छंद स्वयं छंद काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो इसलिए इनको क्या माना जाता है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कवि इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने कोई भी रीति ग्रंथ जो है, आपके नियम जो है, उनको उनका पालन नहीं करा काव्य लिखने में, बल्कि इन्होंने अपनी ही अनुभूतियों को सहज रूप से यहाँ पे व्यक्त करा है। ठीक है, उसमें इन्होंने व्यक्तिगत प्रेमानुभूति दर्शाई है और भाव दर्शाए हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्रेम की भावनात्मक और आत्मिक अभिव्यक्ति, यानी घनानंद के काव्य का जो मूल विषय है वो प्रेम है। उनका प्रेम इतना गहरा है, इतना निष्कपट है और समर्पण पूर्ण है। उन्होंने प्रेम को केवल यहाँ पे श्रृंगारिक दृष्टि से नहीं देखा बल्कि उसे हृदय की सच्ची अनुभूति के रूप में प्रस्तुत करा। उनके काव्य में प्रेम, मार्मिकता और संवेदनशीलता पाठकों को यहाँ पे क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी इनके जो काव्य है ना, काव्य के अंदर इन्होंने यहाँ पे प्रेम को ही मूल विषय मानकर अपने पूरे काव्य की रचना करी है। इन्होंने प्रेम का अत्यंत गहरा जो संबंध है वो यहाँ पे दर्शाया है, निष्कपट प्रेम और समर्पण को भी यहाँ पे दर्शाया है। प्रेम को केवल इन्होंने श्रृंगारिक दृष्टि से नहीं देखा बल्कि हृदय की सच्ची अनुभूति, यानी जो आपकी फीलिंग्स है, रियल जो फीलिंग्स है, ठीक है, हार्ट टचिंग जो फीलिंग्स है, इसके रूप में भी इन्होंने प्रस्तुत करा है। तो उनके काव्यों में ना हमें सिर्फ प्रेम और मार्मिकता और संवेदनशीलता ही हमें नजर आती है। वहीं अगर बात करें संयोग पक्ष का चित्रण, यानी घनानंद ने संयोग की अवस्थाओं का भी यहाँ पे जो है सुंदर चित्रण करा है।
प्रिय के दर्शन, मिलन मिलन की प्रसन्नता, प्रेमपूर्ण वार्तालाप और सौंदर्य के आकर्षकों को भी उन्होंने अत्यंत सारस और भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करा है। संयोग के प्रसंग में उल्लास, आनंद और प्रेम की मधुर अनुभूति भी यहाँ पे हमें दिखाई देती है, जिससे प्रेम की जो कोमलता है और जो सौंदर्य है वो भी इनके काव्यों में हमें देखने को मिलता है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण या मार्मिक वर्णन। तो देखो यहाँ पे घनानंद मुख्य रूप से यहाँ पे वियोग के कवि भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना अपने काव्यों में ज्यादातर विरह, वेदना को और तड़प को, स्मृति को, व्याकुलता और मानसिक पीड़ा का यहाँ पे हृदय स्पर्शी चित्रण भी इन्होंने करा है। यानी प्रिय के वियोग में कवि की जो व्यथा है वो इतनी सजीव हो जाती है कि पाठक उसे स्वयं पढ़कर ऐसा लगता है उन्हें कि वो खुद में जो है इस पीड़ा को वो अनुभव करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो रियल उनके एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो उनकी जो विरह अभिव्यक्ति है ना वो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर भी मानी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वियोग जो आपका पक्ष है इसको भी इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करा है अपने काव्यों के अंदर कि हम समझ सकते हैं कोई भी मानसिक पीड़ा जो है या फिर कोई व्याकुलता जो है या फिर आपका जो तड़प जो है वो क्या होती है, इनके काव्यों को पढ़ के हम ये रियलिटी में हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो भाषा शैली और काव्यगत विशेषता, यानी घनानंद ने जो आपके ब्रिज भाषा जो है, ब्रिज भाषा का अत्यंत यहाँ पे परिष्कृत किया है और मधुर रूप यहाँ पे प्रयोग किया है। उनकी भाषा जो है वो भावानुकूल, सरल तथा प्रभावशाली है। लक्षणिता और वक्रोक्ति, चित्रात्मकता और भाव यहाँ पे जो प्रधान है, इन शैली का इन्होंने अपने काव्य को अंदर यूज करा है जो इनको विशिष्ट बनाती है। और उनके साहित्य में भाव और कला का सुंदर भी समन्वय हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इनके निष्कर्ष की, तो देखो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि जो घनानंद है वो रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि है। उन्होंने अपने काव्य में प्रेम की सच्ची अनुभूति, आत्मिक संवेदना तथा मानवीय भावों का अत्यंत जो है प्रभावशाली चित्रण किया है। विशेष रूप से आपका संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का यहाँ पे उन्होंने मार्मिक एवं स्वाभाविक वर्णन करा है। तो वियोग की गहन अनुभूति, प्रेम की निष्कपटता और भाषा की जो मधुरता है तथा भावों की जो सजीव अभिव्यक्ति है, इसके कारण घनानंद जो है वो हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और उनका काव्य आज भी प्रेम और विरह की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पे इस स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि कवि ने पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से किसके प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे व्यक्त करी है। वहीं ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पुष्प की अंतिम इच्छा क्या थी, विस्तार से समझाइए। तो देखो अगर हम इसकी बात करें इस प्रश्न की, तो यहाँ पे जो पुष्प की अभिलाषा है, यहाँ पे हमारे एक राष्ट्रीय कवि है। राष्ट्रीय कवि वो होते हैं जो ज्यादातर देशभक्ति की जो कविताएं लिखते हैं उनको हम राष्ट्रीय कवि बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके जो राष्ट्रीय कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी एक प्रसिद्ध जो कविता है वो है देशभक्ति। ठीक है, इस कविता में कवि ने एक पुष्प यानी फूल के माध्यम से अपने हृदय की देश प्रेम पूर्ण भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त करा है। कवि भौतिक सुखों, वैभव और सम्मान की इच्छा यहाँ पे नहीं रखता, बल्कि अपना जीवन जो है वो मातृभूमि की सेवा और राष्ट्रीय हित में समर्पित करना चाहता है। तो इस कविता में त्याग, बलिदान, देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना है ना, उसको अत्यंत प्रभावशाली यहाँ पे चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, ठीक है, ये जो हमारे कवि हैं, ये क्या करते हैं, ज्यादातर देशभक्ति के ऊपर अपनी कविताएं लिखते हैं। तो एक कविता इनकी जो थी उसके अंदर इन्होंने क्या लिखा था कि एक पुष्प यानी एक फूल जो है उसके माध्यम से इन्होंने अपने हृदय और देश प्रेम जो पूर्ण भावना जो है इसको यहाँ पे इन्होंने व्यक्त करा है। कवि जो है यहाँ पे भौतिक सुखों और वैभव और सम्मान की इच्छा यहाँ पे नहीं रखता, बल्कि अपने जीवन के अंदर जो उनकी मातृभूमि है, मातृभूमि की सेवा और सम्मान की इच्छा रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि इन्होंने अपने जीवन को क्या करा है, ये चाहते हैं कि इनका जो जीवन है वो मातृभूमि की सेवा में ही समर्पित हो और राष्ट्रीय हित में ही ये समर्पित करे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मातृभूमि के प्रति समर्पण भावना, यानी कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि कवि ने ना पुष्पों की अभिलाषा के माध्यम से मातृभूमि के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण अपनी भावना यहाँ पे व्यक्त करी है। वह चाहता है कि उसका जो जीवन है ना वो देश के लिए उपयोगी बने और राष्ट्रीय हित में अपना सर्वस्व अर्पित कर सके। कवि के लिए देश जो सेवा है वो जीवन का ही सर्वोच्च उद्देश्य है। वहीं अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो वैभव और सम्मान का त्याग, यानी कवि जो है वो पुष्प के रूप में राजा महाराजाओं के मुकुट की जो शोभा है वो बनना नहीं चाहता। वो देवता के सिर पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखता। इससे ये स्पष्ट होता है जो कवि है ना वो संसारिक सुखों और प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व नहीं देता, ज्यादा महत्व वो राष्ट्रीय हितों को और आपके जितनी भी देशभक्ति वाली कविता है उनको देता है।
वहीं अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि देशभक्त वीरों के प्रति श्रद्धा। तो कवि उन वीर सैनिक और जितने भी आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके प्रति क्या करता है, अपनी गहरी जो श्रद्धा है उसको प्रकट करता है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान देने के लिए यहाँ पे निकलते हैं और स्वयं को उनके मार्गों में वो अर्पित करना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कवि हैं वो देशभक्त के जो भी आपके वीर हैं इनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा को दर्शाते हैं। ठीक है, कवि क्या कहता है कि उसे संसारिक सुखों की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की वो प्रतिष्ठा को यहाँ पे महत्व नहीं देता। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने भी आपके वीर सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी है, इनके प्रति एक गहरी श्रद्धा प्रकट करता है, जो मातृभूमि की जो रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, बल्कि वो अपने बलिदान देने के लिए यहाँ पे निकलते हैं। और कभी भी उन स्वतंत्रता सेनानियों और उन सैनिकों के मार्ग में आके खुद को समर्पित करना चाहता है, राष्ट्र प्रेम अपना दिखाना चाहता है। वहीं अगला पॉइंट है कि पुष्प की अंतिम इच्छा। पुष्प की अंतिम इच्छा है कि उसे तोड़कर उस मार्ग में फेंक दिया जाए जिस मार्ग में आपके मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीर जो है यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, तो वे चाहता है कि उसके ऊपर से होकर वीर आगे बढ़े, देश के लिए अपना जो जीवन है वो निछावर करे। तो यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे त्याग और बलिदान का संदेश भी कवि हमें देता है कि कविता के माध्यम से मूल संदेश ये देता है कवि कि व्यक्ति अपने स्वार्थों का त्याग करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि माने। ठीक है, सच्चा सम्मान, गौरव, देश की सेवा तथा बलिदान में निहित है। कवि ने पुष्प के माध्यम से युवाओं को देश प्रेम और कर्तव्य पालन की भी प्रेरणा यहाँ पे सॉरी कर्तव्य पालन की भी प्रेरणा यहाँ पे दी है। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष से हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पुष्प की अभिलाषा है ना वो एक उत्कृष्ट देशभक्ति कविता है जिसमें कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा, समर्पण और बलिदान की जो भावना है इसको व्यक्त करा है। पुष्प की अंतिम इच्छा राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले वीरों के मार्ग में बिछ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कविता हमें देश प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठता और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है तथा भारतीय साहित्य में देशभक्ति की जो भावना है उसको और भी ज्यादा सशक्त रूप से यहाँ पे प्रस्तुत करती है। तो बेसिकली हमें इस कविता से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी कविता है आपकी, कवि इसके अंदर क्या दिखा रहा है, अपनी देशभक्ति को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा बताई है। ठीक है, समर्पण बताया है, प्रेम बताया है और बलिदानों की भावना भी इसने यहाँ पे व्यक्त करी है। तो यहाँ पे जो इसका अगला जो पॉइंट जो था ना, यहाँ पे अगली लाइन जो थी, पुष्प की अंतिम इच्छा। पुष्प की अंतिम इच्छा भी यहाँ पे कवि क्या बताता है कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है कि वो राष्ट्र के लिए अपना बलिदान करे। ठीक है, वीरों के मार्ग में बिछ जाने की भी वो यहाँ पे बात करता है। तो इस कविता से हमें देश प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठता और राष्ट्रीय सेवा जो है इसकी भी प्रेरणा हमें मिलती है। और भारतीय साहित्य में जितनी भी आपकी देशभक्ति की जो भावना है वो भी यहाँ पे आपकी सशक्त रूप से प्रस्तुत होती है। वहीं हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो ये है, आधुनिक काव्य धारा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। वहीं ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपसे आधुनिक हिंदी के बारे में ही दोनों प्रश्नों में पूछा जा रहा है, यानी आधुनिक जो आपका काव्य धारा है इसके विकास को भी बताना है और वहीं आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियां कौन सी है इसको बताना है। तो चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं परिचय। तो देखो आधुनिक हिंदी काव्य धारा हिंदी साहित्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसके जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से मानी जाती है। इस काल में भारतीय समाज पर संस्कृति, राजनीति, राष्ट्रीय चेतना, इन सब में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव है वो कविता पर भी पड़ा है। तो आधुनिक हिंदी कविता ने परंपरागत विषयों से आगे बढ़कर सामाजिक यथार्थ, राष्ट्रीय भावना, मानव जीवन की समस्याओं और व्यक्तिगत संवेदनाओं तथा नवीन विचारों को यहाँ पे अभिव्यक्ति यहाँ पे की है। आधुनिक काव्य धारा का जो विकास है वो विभिन्न चरणों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपका भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है और प्रयोगवाद है तथा नई कविता से होकर ये हुआ है। इन सभी धाराओं ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की है और व्यापकता भी प्रदान करी है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एक छोटा सा इंट्रो जिसके बारे में हमने बताया। आधुनिक हिंदी कविता के बारे में हमने बताया कि बेसिकली जो आपका आधुनिक काव्य धारा का जो विकास है वो भारतेंदु युग से माना जाता है, जो कि आपका प्रयोगवाद तक की चलता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक जागरण। तो देखो, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति जो थी वो क्या थी? राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। भारतेंदु युग से लेकर आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन तक कवियों ने देश प्रेम, स्वाधीनता, जन जागरण और सामाजिक सुधार की भावना को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया था। कविताओं के माध्यम से जनता को जागृत करने तथा समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करने का भी कार्य किया गया। इस प्रकार कविता जो है वो समाज और राष्ट्र के विकास के लिए सशक्त माध्यम बन गई। तो देखो, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण की अगर हम बात करें तो आधुनिक हिंदी ने ना क्या करा है, जो आपके समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, ठीक है, इन कविताओं के माध्यम से हमें जनता को हमने जागरूक करा है, जागृत करा है। समाज में जितनी भी आपकी कुरीतियां फैली हुई हैं, इनका भी हमने विरोध करा है। और जो आपका भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक जितने भी आपके कवि रहे हैं, उन्होंने अपना जन जागरण और समाज सुधार की भावना अपनी रचनाओं का जो विषय है उसको बनाया है। तो इससे क्या होता है, जितनी भी आपकी आधुनिक कविताएं जो है, उससे आपका समाज और राष्ट्र के विकास में ये सशक्त माध्यम बनी है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि व्यक्तिवाद और भावनात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार से की है हिंदी कविताओं ने। तो देखो, छायावाद के काल में जो आपकी कविता है, कविता में व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं तथा अंतर्मन की जो अनुभूति है, इसको विशेष यहाँ पे महत्व मिला है। कवियों ने प्रेम, सौंदर्य, कविता, वेदना, करुणा, आत्मानुभूति का अत्यंत मार्मिक ढंग से यहाँ पे इसको व्यक्त किया है। और इस प्रवृत्ति ने हिंदी कविता को संवेदनशीलता और कलात्मकता यहाँ पे प्रदान की है, और कविता के जो भाव पक्ष है इसको भी समृद्ध बनाया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका व्यक्तिवाद है और जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है वो भी हमें देखने को मिलती है आधुनिक हिंदी कविताओं के माध्यम से। यानी आपके जो छायावाद का जो काल है, इस समय जितनी भी आपकी कविताएं लिखी गई उसमें व्यक्तियों की भावनाओं को, कल्पनाओं को, ठीक है, और अंतर्मन की अनुभूतियों को यहाँ पे विशेष महत्व दिया गया। कवियों ने इस प्रकार से इसे प्रकट करा, इस प्रकार से व्यक्त करा, जिसमें उनकी कविताओं में हमें प्रेम भी देखने को मिला, प्राकृतिक वंदना भी देखने को मिली, ठीक है, करुणा, सहानुभूति, सौंदर्य, ये सारी चीजें हमें देखने को वहां पे मिली। तो इस प्रवृत्ति ने क्या करा कि हिंदी कविता को ना संवेदनशीलता और कलात्मकता भी प्रदान करी। तो कविता का जो भाव पक्ष है ना, उसको और भी ज्यादा यहाँ पे समृद्ध बनाया। वही बात करें हम यथार्थवाद और जनजीवन का चित्रण, तो प्रगतिवाद तथा बाद की जो काव्य धारा है उसमें आपके जीवन के यथार्थ स्वरूपों को चित्रित यहाँ पे किया गया है। यानी किसान, मजदूर, शोषित वर्ग, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक विषमता जैसी जितने भी आपके विषय हैं, इनको कविताओं के केंद्र में ये आए हैं। कवियों ने समाज की वास्तविक समस्याओं को यहाँ पे उजागर करते हुए परिवर्तन की आवश्यकता पे भी यहाँ पे जोर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया है कि जो आपकी आधुनिक हिंदी की जितनी भी कविताएं हैं, उन्होंने यथार्थवाद के ऊपर ज्यादा जो जोर है वो दिया है। यथार्थवाद का मतलब क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, यानी जितनी भी आपकी वास्तविक समस्याएं हैं समाज के अंदर, जितनी भी आपकी वास्तविक समस्याएं हैं, उनको यहाँ पे उजागर किया गया है और उसमें परिवर्तन की भी आवश्यकता के ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने जोर दिया है। तो ज्यादातर आपको जितने भी आपके प्रगतिवाद की जो काव्य धारा है ना, उसके अंदर आपको किसान वर्गों के ऊपर कविताएं देखने को मिलेगी, मजदूरों के ऊपर देखने को मिलेगी, शोषित वर्गों पे देखने को मिलेगी, जितनी भी मतलब बेरोजगारी और सामाजिक विषमता है ना, उनको यहाँ पे कविताओं का केंद्र बनाया गया है। अब हम बात करते हैं आपका प्रयोगशीलता और नवीन अभिव्यक्ति। तो प्रयोगशीलता और नवीन अभिव्यक्ति की बात करें तो प्रयोगवाद और नई कविताओं के दौर में कवियों ने भाषा, शैली, प्रतीकों और बिंबों के स्तर पर अनेक प्रयोग करे। पारंपरिक काव्य रूपों से हटकर आधुनिक जीवन की जटिलताओं को यहाँ पे व्यक्त करने का इन्होंने प्रयास करा। कविता में बौद्धिकता, स्वतंत्र चिंतन और नवीन अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पे विकसित हुए, जिससे आधुनिक हिंदी कविता का जो स्वरूप है वो अधिक व्यापक और बहुआयामी बना। यानी प्रयोगशीलता और नवीन अभिव्यक्ति की बात करें तो जितना भी आपका प्रयोगवाद की जो कविताएं थी ना, उस दौर में कवियों ने उसमें इस तरीके से अपनी भाषा को प्रकट करा, इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने प्रतीकों और बिंबों का यूज करा कि जिससे आपके जितने भी जीवन की जो जटिलता है ना, उसे हम आसानी से पाठकों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो कविता के अंदर आपको बौद्धिकता देखने को भी मिलेगी, स्वतंत्र चिंतन भी देखने को मिलेगा। इन सब से क्या हुआ है कि जो आपकी आधुनिक हिंदी है ना, आधुनिक हिंदी कविता का जो स्वरूप है वो और भी ज्यादा बहुआयामी बना है और विस्तारित बना है, जिसको हम व्यापक के नाम से भी जानते हैं। वही बात करें अगली हेडिंग की, अगली हेडिंग क्या है आपकी कि मानवतावाद और समकालीन चेतना। तो आधुनिक हिंदी जो है ना, आधुनिक हिंदी कविता में मानव जीवन और उसकी समस्याओं को भी यहाँ पे केंद्र में रखा गया है। मानवतावादी दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों, ठीक है,
समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको यहाँ पे महत्व दिया गया है। साथ ही आधुनिक जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं, संघर्ष है, अकेलापन है, बदलती सामाजिक परिस्थितियां हैं, इनको भी यहाँ पे उसका प्रभावी चित्रण यहाँ पे किया गया है। इससे कविता का जो युगीन जो चेतना है उसकी भी प्रतिनिधित्व हमें यहाँ पे बन गई है। तो देखो, आधुनिक हिंदी कविता में ना आपके मानव जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें केंद्र में रखा गया है। यानी मानवतावादी दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्वता, इन सब की भावनाओं को यहाँ पे ज्यादातर इंपॉर्टेंस दी गई है, ज्यादा महत्व दिया गया है। और साथ ही साथ आपका जो आधुनिक जीवन के सामने जो चुनौतियां हैं, संघर्ष है, अकेलापन है, बदलती सामाजिक परिस्थितियां है, इनका भी प्रभावी रूप से यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से हमें मानवतावादी और समकालीन चेतना जो है हमें देखने को मिलती है आधुनिक हिंदी कविता के माध्यम से। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो देखो, निष्कर्ष क्या कहता है कि हम अंत में कह सकते हैं कि जो आपकी आधुनिक हिंदी काव्य धारा का जो विकास है वो भारतीय समाज और राष्ट्रीय के विकास के साथ साथ हुआ है। तो इस काव्य धारा ने ना राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, प्रयोगशीलता तथा मानवतावादी दृष्टिकोण जैसी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को यहाँ पे जन्म दिया। तो आधुनिक हिंदी कविता ने केवल यहाँ पे सौंदर्य और भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करी, बल्कि समाज की समस्या, जनजीवन के संघर्ष और युगीन परिवर्तनों को भी यहाँ पे सशक्त स्वर यहाँ पे प्रदान किया गया। इसी कारण आधुनिक हिंदी कविता जो है वो हिंदी साहित्य की एक समृद्ध, व्यापक और प्रभावशाली धारणा के रूप में यहाँ पे स्थापित हुई है। तो बेसिकली निष्कर्ष यहाँ पे क्या कह रहा है कि निष्कर्ष कह सकता है, हम कह सकते हैं कि जो आपकी हिंदी जो है, आधुनिक हिंदी काव्य धारा जो है ना, उसने भारतीय समाज के अंदर राष्ट्रीय विकास की भावनाओं को बहुत तेजी से यहाँ पे प्रगति की ओर वो लेके गई है। इस काव्य धारा ने ना राष्ट्रीय चेतना और आपका जो सामाजिक जागरण है, व्यक्तिवाद जो है, यथार्थवाद है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, इनकी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। और आधुनिक हिंदी कविता ने ही क्या करा है, सौंदर्य और भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं करा, बल्कि समाज की समस्याओं को भी यहाँ पे उजागर करा है। इन कविताओं के माध्यम से जनजीवन के संघर्षों को भी यहाँ पे बताया गया है और हम किस तरीके से उनमें परिवर्तन लाके अपने जीवन को जो है वो आसान बना सकते हैं, ये भी इसमें हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका रहने वाला है वो ये है कि कबीर की भाषा पर विचार कीजिए, ठीक है। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कबीर की भक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो वहाँ सबसे पहले हम एक छोटा सा ना एक इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं, परिचय को डिस्कस करते हैं। तो देखो, कबीर दास जो है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ संत कवियों में से माने जाते हैं, ठीक है। तो कबीर दास क्या है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ संत कवियों में गिने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। यानी निर्गुण भक्ति जो आपकी जिसमें आपका जो ईश्वर है, ईश्वर के स्वरूप की पूजा ना कर बल्कि उसका जो नाम है, नाम स्मरण करने के ऊपर इन्होंने ज्यादातर जोर दिया है कबीर जी ने। तो कबीर ने ना अपने जीवन और काव्यों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबरों, इन सब का विरोध करा है। उन्होंने मानवता, प्रेम, सत्य और सदाचार का संदेश भी दिया है। कबीर की रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। तो उनकी जो भाषा है ना वो जन संधारण की जो भाषा थी तथा उनकी जो भक्ति ईश्वर के प्रति है वो सच्चे प्रेम और आत्मसमर्पण पर आधारित थी। इसलिए कबीर की जो भाषा है वो सच्ची भक्ति और कबीर की भाषा और भक्ति दोनों के लिए ही अत्यंत जो है हिंदी दोनों का अध्ययन जो है वो हिंदी साहित्य का विशेष महत्व रखता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे छोटे से इंट्रो से समझे, जो आपके कबीर दास जी जो थे ना, ये ज्यादातर निर्गुण भक्ति पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। यानी मूर्ति पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, इन सारी चीजों पे वो विश्वास नहीं करते थे। वो सिर्फ ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की यहाँ पे पूजा करते थे, यानी उनका नाम स्मरण करते थे, ठीक है। और जो यहाँ पे ईश्वर है उनका गुणगान करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो कबीर दास का जो जन्म था ना वो 15वीं शताब्दी का माना जाता है, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में जितने भी काव्यों की रचना करी है ना वो समाज में जितने भी आपके अंधविश्वास है, जाति पाति है, ऊंच नीच है, आडंबर है, इन सबका विरोध करते हुए इन्होंने अपने काव्य को यहाँ पे बनाया है, अपनी कविताओं को, अपने दोहों को यहाँ पे इन्होंने प्रकट करा है। इन्होंने ज्यादातर ना हमें मानवतावाद, प्रेम, सत्य, सदाचार, इन सबका संदेश दिया है। जैसे आज के समय में हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर अपने जो मूल्य है उनको हम भूलते जा रहे हैं, मानवता को हम भूलते जा रहे हैं, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर हम अपना स्वार्थ सोच रहे हैं।
तो यहाँ पे जो कबीर दास की जो काव्य संरचना है ना, वो हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर अपनी जो मानवता है, जो दयालुता है, जो करुणा है, इन सारे मूल्यों को हमें किस तरीके से अपने अंदर जीवित रखना है। ठीक है, अधिक लालच या अपने स्वार्थ को यहाँ पे हमें त्यागना है। हमें अपने भलाई के साथ साथ हमें दूसरों की भलाई भी सोचनी है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी कबीर दास जी की जितनी भी काव्य है ना, जितने भी दोहे हैं, वो हमें मानवतावादी के बारे में ही सिखाते हैं, मानवता मूल्यों के बारे में सिखाते हैं, हमें प्रेम सिखाते हैं। ठीक है, प्रेम इन द सेंस कि पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो आपके पशु पक्षी हो, चाहे वो आपके जानवर हो, ठीक है, चाहे वो आपके मनुष्य हो, कोई भी हो, उन सबसे, चाहे फिर आपकी वो प्रकृति ही क्यों ना हो, पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे कबीर जी जो है वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए, किसी के भी प्रति हमें घृणा नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति हमें एक, हम कह सकते हैं, जेलसी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, सभी के लिए हमें प्रेम रखना चाहिए, हमेशा हमें सत्य का पालन करना चाहिए। सदाचार का इनका जो संदेश है, इनकी काव्य रचनाओं से हमें मिलता है। तो कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं हैं ना, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। इनकी काव्य रचनाओं में हमें भाषा सिर्फ जनसाधारण भाषा ही थी, बल्कि जनसाधारण भाषा के साथ साथ हमें ईश्वर के प्रति इन्होंने अपना सच्चा प्रेम और अपना समर्पण भी इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इसलिए कबीर जी की जो भक्ति है और जो भाषा है, ये दोनों ही आपका हिंदी साहित्य में विशेष जो है महत्व यहाँ पे रखते हैं। वहीं स्टूडेंट्स, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, कबीर जी की जो भाषा का स्वरूप है वो कैसा है, इसको जानते हैं। कबीर जी की भाषा सामान्यतः साधु कक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी, इसको यहाँ पे कहा जाता है। उनकी भाषा किसी एक क्षेत्र या बोली तक सीमित नहीं है, उसमें अवधी भी है, ब्रिज भी है, भोजपुरी भी है, खड़ी बोली भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, तथा अरबी और फारसी। इन सारी भाषाओं का जो शब्द जो है ना, इन सारी भाषाओं के, इनका एक सुंदर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है, एक सुंदर समन्वय मिलता है। तो कवि का जो यहाँ पे उद्देश्य है, यानी कबीर जी का यहाँ पे जो उद्देश्य है वो क्या है कि विद्वानों को प्रभावित करना नहीं है उनकी काव्य संरचनाओं से, बल्कि जनता तक अपने विचार पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने लोक भाषा को यहाँ पे अपनाया है। उनकी भाषा में हमें सहजता देखने को मिलती है, सरलता मिलती है, स्पष्टता मिलती है, और अद्भुत मेल भी दिखाई यहाँ पे देते हैं। यही कारण है कि जो उनकी वाणी है ना, वो सीधे जनमानस के हृदय तक स्पर्श करती है, हृदय को स्पर्श करती है। तो बेसिकली इनका जो भाषा का जो स्वरूप है ना, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कबीर जी है उनकी भाषा को ना यहाँ पे साधु ककड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी इन्होंने अपनी काव्य की रचनाओं में, अपनी रचनाओं के अंदर किसी एक क्षेत्र या किसी एक बोली को ही सीमित नहीं रखा, इन्होंने सबका एक सुंदर समन्वय मिलाया है। चाहे फिर वो आपकी अवधी भाषा हो, ब्रिज भाषा हो, भोजपुरी हो, खड़ी बोली हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, या फिर आपकी अरबी या फारसी हो, इन सारी भाषाओं से सुंदर सुंदर शब्दों का इन्होंने क्या करा है, उपयोग करा है और उनका समन्वय करा है। और ज्यादातर इनका जो उद्देश्य रहा है ना कबीर जी का, वो यही रहा है कि वो जनता तक अपने विचारों को पहुंचाए, ना कि किसी भी विद्वानों को प्रभावित करने के लिए रचना ये नहीं करते थे, बल्कि जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए अपने काव्यों की रचना करते थे। तो उनकी जो भाषा है ना, उसमें हमें सहजता, सरलता, स्पष्टता, इन सारी चीजों को हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो इनकी वाणी है वो सीधा हमारी जनमानस के हृदय तक हमारा क्या करती है, स्पष्ट करती है। यानी हार्ट टचिंग इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो रही है। अब हम बात करते हैं कबीर की जो भाषा की विशेषताएं वो कौन सी है। तो देखो, कबीर जी ने अपनी भाषा में ओज, व्यंग, तर्कशीलता, प्रभावशीलता के गुणों को इसमें विद्यमान हमें देखने को मिलता है। उन्होंने अपने समय के धार्मिक पाखंडों, सामाजिक बुराइयों पर तीखे व्यंग करे हैं। उनकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियां और लोक जीवन से जुड़े प्रतीकों का उपयोग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वे कठिन दार्शनिक विषयों को भी अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त कर देते थे। उनकी वाणी में भावों की गहराई और अभिव्यक्ति की जो शक्ति है वो समान रूप से यहाँ पे विद्यमान है। तो इसी कारण उनके जो दोहे हैं और जो उनकी साखियां है वो आज भी हम सबके बीच में लोकप्रिय हैं और प्रेरणा का सूत्र बनी हुई है। तो बेसिकली इनकी भाषा की विशेषता क्या है कि इन्होंने अपनी भाषा के अंदर ओज, व्यंग और तर्कशीलता, इन तीनों के ही गुणों को क्या करा है, प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। इन्होंने ज्यादातर उस समय में होने वाले धार्मिक पाखंड, सामाजिक बुराई, इन सबके ऊपर तीखे व्यंग करे हैं। उनकी भाषा के अंदर हमें मुहावरे, लोकोक्तियां, लोक जीवन से जुड़े हुए सभी व्यापक जो प्रयोग है हमें देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर इसमें
हमारे जो कठिन दार्शनिक जो है उनके भी जो विषय है वो सरल शब्दों में इन्होंने यहाँ पे व्यक्त करे हैं। तो उनकी जो वाणी है ना, वाणी बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही है कि भावों की गहराई को समझा रही है। इसी कारण इनके जितने भी दोहे हैं, साखियां हैं, वो आज भी हम लोगों के बीच में क्या है, प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वही बात करें कबीर की भक्ति का स्वरूप, तो देखो कबीर जी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। वे ईश्वर को निरंकार और आजन्मा यहाँ पे और सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान यहाँ पे मानते थे। उनका जो उनके अनुसार ना ईश्वर जो है वो मंदिर, मस्जिद या किसी तीर्थ स्थल में नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। कबीर जी भारी कर्मकांड, मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास तथा धार्मिक दिखावे का विरोध करते हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्चे प्रेम, श्रद्धा और आत्मज्ञान से ही संभव है। उनकी भक्ति में आंतरिक साधना, आत्मशुद्धि को यहाँ पे विशेष महत्व दिया गया है। तो बेसिकली कबीर जी जो है ना, उनका जो भक्ति का स्वरूप है वो क्या है कि कबीर जी को यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा के कवि माना जाता है। ये ईश्वर के स्वरूप को क्या समझते हैं, ईश्वर को ये निरंकार समझते हैं और आजन्मा समझते हैं। सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान भी यहाँ पे मानते हैं। तो इनके अनुसार जो ईश्वर जो है ना वो मंदिर या मस्जिद में या तीर्थ स्थान पे नहीं रहता, बल्कि हर मनुष्य के जो दिल है, जो हृदय जो है उसमें निवास करता है। तो कबीर जी ने जितने भी आपके भारी जो आपके कर्म कांड है, मूर्ति पूजा है, व्रत है, उपवास है, इन सारे धार्मिक दिखावों का इन्होंने यहाँ पे विरोध करा है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जो ईश्वर की जो प्राप्ति है ना वो केवल हमारे सच्चे प्रेम, हमारी श्रद्धा और आत्मज्ञान से ही संभव हो पाती है। तो उनकी भक्ति में हमें आंतरिक साधना और आत्मशुद्धि का भी यहाँ पे विशेष महत्व देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कबीर की भक्ति की प्रमुख विशेषताएं। यानी कबीर जी की जो भक्ति है वो प्रेम मूलक, मानवतावादी और सामान्यवादी है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की ही संकीर्णताओं का विरोध करते हुए मानवता को सर्वोच्च स्थान यहाँ पे दिया है। उनके अनुसार सभी मनुष्य जो है वो समान है और ईश्वर की दृष्टि से किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं है। तो कबीर गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे तथा गुरु के मार्गदर्शन को ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताते थे। उनकी जो भक्ति है, भक्ति में ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और सुंदर समन्वय यहाँ पे हमें मिलता है। उन्होंने लोगों को भारी आडंबरों से दूर रहकर सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने का भी यहाँ पे संदेश दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे इनकी भक्ति जो है वो क्या मानती है, कबीर जी क्या मानते हैं, यहाँ पे गुरु जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो गुरु है ना हमारे, वो हमें क्या करा सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति का ही हमारा एक मात्र साधन है, वो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं, ऐसा मानना है कबीर जी का। और उनकी भक्ति के अंदर आपके जितना भी ज्ञान है, प्रेम है, वैराग्य है, इन सबका हमें सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। और आपके जितने भी भारी आडंबर है, इनसे दूर रहकर सच्चे मन से ईश्वर की जो उपासना है उसका संदेश यहाँ पे प्रदान करना होता है। वही बात करें कबीर की भाषा और भक्ति का महत्व। कबीर की भाषा और भक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। उनकी सरल और जन सुलभ भाषा ने उनकी भक्ति भावना को जन जन तक यहाँ पे क्या करा है, पहुंचाया है। वहीं अगर हम बात करें यदि उनकी भाषा कठिन होती तो उसके विचार जो है वो सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पाते। उनकी वाणी ने समाज में जितनी भी आपकी जागृति उत्पन्न की थी तथा लोगों को सत्य, प्रेम, समानता, मानवता का भी मार्ग यहाँ पे दिखाया था। तो आज भी कबीर के जो विचार है ना वो सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों की स्थापना में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। उनकी भाषा और भक्ति भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर यहाँ पे मानी जाती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं कि कबीर जी जो है वो केवल एक महान संत कवि ही नहीं है, बल्कि समाज सुधारक भी हैं, मानवतावादी चिंतक भी हैं। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली तथा लोक जीवन से जुड़ी हुई भी है, जबकि उनकी जो भक्ति है वो निर्गुण, प्रेम प्रधान और आडंबर विरोधी है। उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से समाज को सत्य, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश भी दिया है। कबीर की वाणी में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक चेतना भी यहाँ पे विद्यमान है। तो उनकी जो भाषा है ना वो, उनकी भाषा और भक्ति आज भी मानव समाज को सही दिशा प्रदान करती है। इसी कारण जो कबीर जी जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अमर संत कवि के रूप में सदैव यहाँ पे हमें स्मरणीय रहेंगे, यानी याद रहेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सूर की कविताओं का वर्ण्य विषय स्पष्ट कीजिए। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि सूर श्रृंगार और वात्सल्य के बादशाह है, इस उक्ति पर प्रकाश डालिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सूरदास जी के बारे में बताना है। ये भी हमारे क्या है, भक्ति काल के ही कवि रहे हैं, जैसे हमारे कबीरदास जी रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे
भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है आपके सूर्यदास। सूर्यदास जी का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि यहाँ पे माने जाते हैं। उनकी जो काव्य संरचना जो है, काव्य रचना में भगवान श्री कृष्ण के जीवन, लीलाओं, प्रेम, भक्ति और मानवीय भावनाओं का यहाँ पे अत्यंत हमें सजीव और मार्मिक चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। सूरदास ने विशेष रूप से श्रृंगार और वात्सल्य रस का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक एवं कलात्मक चित्रण किया है जिसके कारण उन्हें हिंदी साहित्य में श्रृंगार और वात्सल्य का बादशाह भी यहाँ पे कहा जाता है। उनका जो काव्य है वो केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मानव जीवन के विविध भावों और अनुभवों का भी सुंदर समावेशन मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सूरदास जी जो है आपके, वो कौन है? भक्ति काल के कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण जी के जो जीवन की जो लीलाएं हैं, जो प्रेम है, जो भक्ति है, इनको अपनी रचनाओं में शामिल करा है। इनका जो मार्मिक चित्रण है हमें मिलता है देखने को। सूरदास जी ने ना सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का और वात्सल्य रस का उपयोग करा है। उसको इस तरीके से उपयोग में लाया है कि जो आपका मनोवैज्ञानिक और कलात्मक जो चित्रण है वो भी आसानी से किया जा सके। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य में जो आपका श्रृंगार और वात्सल्य रस का जो बादशाह इन्हें कहा भी जाता है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी इसमें हमें सुंदर समावेशन देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में, चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला जो है आपका वो ये है कि सूर काव्य का प्रमुख वर्ण्य विषय, यानी सूरदास की कविताओं का मुख्य विषय क्या है कि कृष्ण जी का जीवन और उनकी विविध लीलाएं हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म, बाल्यकाल, गो आचरण और रास लीला तथा मथुरा गमन आदि प्रसंगों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है। उनके काव्य में भक्ति और प्रेम का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कृष्ण के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन की जो भावनाएं हैं उनकी भी अभिव्यक्ति यहाँ पे प्रदान करी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सूर काव्य जो है ना, सूरदास की जितनी भी कविताएं हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर ही लिखी हैं, जिसमें उनका जन्म से लेके उनका जो बाल्यकाल है, जो गो आचरण है और जो रास लीला है, मथुरा का जो गमन है, इन सारी जो चीजें हैं, जो उनका जो पूरा जीवन काल जो है, इसके जो एक अत्यंत प्रभावशाली इन्होंने वर्णन करा है सूरदास जी ने। और उनके काव्यों में ना हमें भक्ति और प्रेम का भी एक समन्वय दिखाई देता है। तो इन्होंने कृष्ण के माध्यम से उन्होंने मानवीय जीवन और भावनाओं को भी यहाँ पे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। वहीं बात करें अगली हेडिंग की, तो अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि वात्सल्य रस का अद्वितीय चित्रण, यानी सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट यहाँ पे माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने बालक कृष्ण की चंचलता, नटखटपन, माखन चोरी, बाल लीलाओं तथा माता यशोदा के स्नेह का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है। यशोदा और कृष्ण के संबंध में मातृ हृदय की कोमलता तथा बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण मिलता है वही आपका हिंदी साहित्य में अनुपम है। तो यहाँ पे इन्होंने वात्सल्य रस का भी एक चित्रण किया है, जिसमें सूरदास जी ने क्या बताया है कि जो भगवान जो कृष्ण जो है, बाल कृष्ण जो है, इनकी चंचलता को, इनका नटखटपन को दिखाया है, माखन चोरी को दर्शाया, मतलब जितनी भी इनकी बाल लीलाएं है ना, और माता यशोदा के साथ जो इनका मातृ हृदय जो है उसके अंदर इन्होंने कोमलता और बाल मनोवैज्ञानिक का भी इन्होंने चित्रण यहाँ पे किया है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो श्रृंगार रस की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति, यानी सूरदास ने राधा कृष्ण के प्रेम का भी अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया है। उनके काव्य में संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का यहाँ पे प्रभावशाली चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रेम की सूक्ष्म भावनाएं, मिलन की आनंद भूति तथा विराह का जो पीड़ा है, इनके पदों में हमें अत्यंत मार्मिक रूप से यहाँ पे व्यक्त होती हुई नजर आती है। तो इसी कारण उन्हें श्रृंगार रस का महान कवि माना जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण जी के ऊपर जो उनका पूरा जो जीवन काल जो है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे फिर वो रास लीला हो, चाहे वो गो आचरण हो, इन सारी चीजों के बारे में, चाहे फिर वो आपका राधा कृष्ण का जो मिलन है, प्रेम जो है, विराह जो है, इन सारी चीजों का इन्होंने एक सुंदर मार्मिक चित्रण करा है सूरदास जी ने, वात्सल्य और श्रृंगार रस का उपयोग करते हुए। अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भावों की स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता, यानी सूरदास के जो काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है ना, वो यही है कि भावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति। उन्होंने बालक, माता, प्रेमी, प्रेमिका के मनोभाव का अत्यंत सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्रण किया है। उनके पात्र केवल यहाँ पे धार्मिक प्रतीक नहीं रह जाते, बल्कि जीवंत और मानवीय स्वरूप के सामने भी आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भाषा शैली और साहित्यिक महत्व, यानी सूरदास ने ब्रिज भाषा को अपने काव्य भाषा यहाँ पे बनाया है, उसे साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान करी है। उनकी भाषा सरल है, मधुर है और भावना अनुकूल है। उपमा, रूपक
तथा अन्य अलंकारों का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग करा है। उनका जो काव्य है वो अत्यंत प्रभावशाली बना है। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की जो है वो अमूल धरोहर मानी जाती है। तो इनकी जो भाषा शैली है ना, बेसिकली यहाँ पे हमें बताया कि सूरदास ने ज्यादातर अपनी जो काव्य की रचनाएं वो किसमें करी है, ब्रिज भाषा में करी है। और ब्रिज भाषा में उन्होंने इतनी भाषा की जो सरलता है इस तरीके से उसे प्रस्तुत किया है, इस तरीके से उसमें भावों को बताया है कि हम उसे आसानी से पढ़ के हम उसका आनंद ले सके। ज्यादातर इन्होंने भाषा के अंदर अपने अलंकारों का उपयोग करा है, जैसे आपका रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, इन सबको इन्होंने उपयोग करके काव्य को अत्यंत प्रभावशाली यहाँ पे बनाया है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है कि सूरदास का जो काव्य है ना वो मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्तियों और प्रेम, मानवीय भावनाओं पर आधारित है। उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का जो अनुपम जो चित्रण है वो किया है। वे हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। बाल कृष्ण और राधा कृष्ण प्रेम की जो प्रस्तुति है वो भावनात्मक गहराई, मनोवैज्ञानिकता और कलात्मक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है, इसलिए यह उक्ति जो है वो सत्य प्रतीत होती है। सूरदास जो है वो श्रृंगार और वात्सल्य रस के बादशाह इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके जो काव्य हैं उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है और अमर कवियों की श्रेणा भी यहाँ पे स्थापित की है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि रीति काल की परिस्थितियों को बताइए, या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रीति काल के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इंट्रो की बात करें यानी परिचय की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल जो है एक महत्वपूर्ण साहित्यिक युग है। इसका जो समय जो है स्टार्टिंग का कब माना जाता है, 17वीं से 19वीं शताब्दी तक का मध्य का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। तो ये काल भक्ति के काल के पश्चात और आधुनिक काल से पहले, यानी भक्ति काल के बाद, ठीक है, यानी पश्चात और आधुनिक काल से पहले आता है। तो रीति काल को श्रृंगार रस भी यहाँ पे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग के जितने भी आपके कवि है ना उन्होंने श्रृंगार रस, न्याय का भेद, प्रेम, सौंदर्य, अलंकार, इन सब का अपनी रचनाओं के अंदर बहुत यूज करा है। तो इस काल में ना जितनी भी आपकी काव्य रचना है उनको नियमों और रीति ग्रंथों का विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इसको हम रीति काल कहते हैं। तो तत्कालीन राजनीति, सामाजिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का यहाँ पे गहरा प्रभाव जो है वो साहित्य पे पड़ा है। इसी काल में जो आपके अनेक जो प्रतिभाशाली कवि हैं, इन कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नई दिशा भी प्रदान करी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इंट्रो से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, जो आपका रीतिकाल जो है ना, रीतिकाल जो है वो आपका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक युग रहा है, जो कि आपका 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इस काल में ज्यादातर आपकी रीतिकाल की जितने भी रीतिकाल को ना हम श्रृंगार रस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका भक्ति काल के बाद शुरू माना जाता है और आधुनिक काल से पहले माना जाता है। तो इसमें जितने भी आपके कवि आए हैं ना उन्होंने ज्यादातर श्रृंगार रस का यूज करके प्रेम, सौंदर्य और अलंकारों का यूज करा है अपनी काव्य रचनाओं में। इसीलिए इस काल के अंदर हमें जितने भी आपके काव्य रचना के जो नियम है और जो रीति ग्रंथ है उसका हमें विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक जो परिस्थितियां है ना इसका भी हमें गहरा प्रभाव देखने को यहाँ पे मिलता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे मेन बॉडी के यानी मुख्य भाग की, अगर हम बात करें इस प्रश्न के, तो जो आपका जो रीतिकाल जो है ना उसमें राजनीतिक परिस्थितियां भी दर्शाई गई है। यानी रीतिकाल के समय भारत में जो मुगल शासन था वो स्थापित था उस समय, और आरंभिक मुगलों के समय जो आपकी राजनीतिक स्थिरता भी थी, किंतु बाद में जो आपके मुगल साम्राज्य थे ना वो कमजोर होने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य और जो आपकी रियासतें हैं वो अस्तित्व में आई। इन राज्य के जो राजा थे वो समान काल तथा आपके जो साहित्य के जो संरक्षण थे वो बने, और कवियों को यहाँ पे राज्य दरबार में ना आश्चर्य मिलने लगा, जिससे जो आपका साहित्य है उसका विकास भी हुआ। यानी बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है कि रीतिकाल के अंदर ना आपकी राजनीतिक परिस्थितियों को भी दर्शाया गया है। क्यों दर्शाया गया है, किस तरीके से दर्शाया गया है कि रीतिकाल के समय ना भारत के अंदर क्या था, मुगल शासन स्थापित था। जो आपका आरंभिक मुगल शासक के समय जो आपकी राजनीतिक जो स्थिरता थी उसको यहाँ पे बताया गया। यानी मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा किस तरीके से, और किस तरीके से जो आपके अनेक जो छोटे छोटे राज्य जो है वो किस तरीके से रियासतों में बदल गए थे। तो इन राज्यों के ना राजा और समान काल का जो साहित्य थे वो साहित्य के संरक्षण बन गए थे। तो यानी कवियों ने राज दरबारों में उनको आश्चर्य मिलने लगा और हिंदी साहित्य का विकास फिर आपका इस तरीके से संभव हुआ।
तो दरबारी वातावरण का अगर हम बात करें तो दरबारी वातावरण का प्रभाव कवि की रचनाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अधिकांश कवि अपने आश्चर्य दास्ताओं की यहाँ पे प्रशंसा करते हैं तथा उनकी जो वीरता है, जो उनका वैभव है, ऐश्वर्य है, इन सब का भी वर्णन करते हैं। इसी कारण जो है आपका साहित्य में श्रृंगार और दरबारी संस्कृति का प्रभाव हमें अधिक दिखाई देता है। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनजीवन की जो समस्या है वो भी आपकी अपेक्षाकृत दरबारी जीवन का ही यहाँ पे चित्रण जो है बताया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की, तो देखो रीतिकालीन समाज में ना आपकी सामंतवादी व्यवस्था को यहाँ पे प्रभावित किया गया। समाज में उच्च वर्ग जो है वो आपका विलासिता और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, जबकि सामान्यतः जनता अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही है, फिर भी स्त्रियों को मुख्य रूप से यहाँ पे सौंदर्य प्रेम की दृष्टि से यहाँ पे देखा जाता था, जिसका जो प्रभाव है वो साहित्य की न्यायिक भेद और श्रृंगारिक वर्णनों में यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपका जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है, ये जो काल है ना, ये काल कला, संगीत, नृत्य और चित्रकाल के विकास का युग माना जाता है, क्योंकि राज दरबारों में ना कलाकारों और कवियों को यहाँ पे सम्मान प्राप्त था। साहित्य में आपकी कलात्मकता, सौंदर्य बोध और अलंकार का उपयोग यहाँ पे बढ़ता था। कवियों ने यहाँ पे क्या करा, कवियों ने काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करा। इस प्रकार साहित्य और संस्कृति का यहाँ पे हमें गहरा संबंध देखने को मिलता है। वही बात करें अगले पॉइंट की, यानी आपका रीतिकाल की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो क्या है। तो रीतिकाल में जो आपका काव्य शास्त्र जो है ना, इसको ज्यादा महत्व दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि कवियों ने रस, अलंकार, छंद, रीति तथा न्यायिक भेद जो है, इन सबके नियमों के आधार पर अपनी काव्य रचना की। इस काल की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां जो है वो श्रृंगार रस का चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत यहाँ पे सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा इस काल की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। ब्रज भाषा में आपका भाषा के अंदर मधुरता और आपका सरसता और कलात्मकता का विशेष यहाँ पे हमें समावेशन मिलता है। कवियों ने अपने काव्यों में अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी करा है, ताकि साहित्य को हम और भी ज्यादा समृद्ध बना सके, और रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं का विकास कर सके, जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक क्या दी है, विविधता प्रदान करी है। तो इस तरीके से आपकी जो रीतिकाल जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे रीतिकाल की जो साहित्यिक विशेषता है वो हमें देखने को मिलती है। वही बात करें रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनका क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य के अंदर, तो देखो रीतिकाल के जितने भी आपके प्रमुख कवि हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस करा बिहारी जी के बारे में, केशव दास जी हैं, भूषण है, देव है, घनानंद जी हैं, इन सबको यहाँ पे विशेष स्थान दिया गया। बिहारी जी ने अपने दोहों के माध्यम से श्रृंगार, नीति तथा सामाजिक जीवन का सुंदर चित्रण यहाँ पे करा। उनकी जो प्रसिद्ध कृति जो थी बिहारी सतसाई, हिंदी साहित्य का यहाँ पे क्या मानी जाती है, अमूल्य निधि यहाँ पे मानी जाती है। केशव दास को यहाँ पे रीतिकाल का प्रथम आचार्य माना जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ना वो रासिक प्रिय और कवि प्रिय है। उन्होंने काव्य शास्त्र को व्यवस्थित रूप जो है यहाँ पे प्रदान करा है, और रीति परंपरा को भी यहाँ पे मजबूत बनाया है। तो यहाँ पे जो आपके भूषण वीर जो है, भूषण वीर रस के महान कवि थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज तथा महाराजा छत्रसाल की वीरता का भी यहाँ पे क्या करा है, वर्णन करा है। उनकी जितनी भी कविताएं हैं ना उसमें आपको राष्ट्रीय भक्ति और स्वाभिमान की जो भावना है ये भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर स्टूडेंट्स बात करें अगले पॉइंट की, घनानंद, देव तथा अन्य कवियों के परिचय की बात करें, तो घनानंद जो है आपके वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। उनकी जो कविताएं हैं, कविता में हमें प्रेम विरह की गहन अनुभूति यहाँ पे हमें मिलती है देखने को, और उन्होंने किसी भी कृत्रिमता यानी कोई भी आर्टिफिशियल अपेक्षाओं का और स्वाभाविक भावों का यहाँ पे अधिक महत्व दिया है। उन्होंने ज्यादातर अपनी रचनाओं के अंदर उन्होंने संवेदनशीलता और प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति को यहाँ पे दर्शाया है। तो देव की अगर हम बात करें, देव भी क्या है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने श्रृंगार रस और न्यायिक भेद का सबसे ज्यादा उपयोग करा है, सबसे अत्यंत जो चित्रण है वो करा है। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें काव्य कौशल, अलंकार योजना और कलात्मकता, सौंदर्य का उत्कृष्ट रूप हमें दिखाई देता है। इनके अतिरिक्त पद्माकार और मतीराम और चिंतनमणि जैसे जितने भी आपके कवि हैं, इन कवियों ने भी रीतिकालीन साहित्य को और भी ज्यादा समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है। इसकी साहित्यिक प्रवृत्ति जो है वो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
और दरबारी परिस्थितियों से प्रभावित थी। इस काल में श्रृंगार, अलंकार, न्यायिक भेद तथा आपके जो काव्य शास्त्र जो है इसका व्यापक विकास हमें देखने को मिलता है। बिहारी, केशव दास जी, भूषण देव, घनानंद आदि कवियों ने अपनी प्रतिभाओं और रचनात्मकता में क्या करा है, हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। यद्यपि आपके जो रीतिकाल के जो दरबारी हैं और जो श्रृंगार प्रधान साहित्य का यहाँ पे इसको भी युग माना जाता है, फिर भी इसकी जो साहित्यिक उपलब्धियां है ना वो हिंदी साहित्य को इतना ज्यादा उसकी अमूल्य धरोहर मानती है कि यही कारण है आपका जो रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण यहाँ पे स्थान रखता है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 8 जो है वो समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? या फिर ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, हिंदी तथा उसकी बोलियों के अंत संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में ही हमें क्या बताना है, हिंदी के बारे में बताना है, हिंदी भाषा के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। तो हिंदी जो है वो भारत की सर्वाधिक बोली और समझने जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये केवल आपका केवल एक भाषा नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण माध्यम है। जिस विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में हिंदी तथा उसकी विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं उसे हम हिंदी भाषा क्षेत्र कहते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र भारत के उत्तरी, मध्य और कुछ पूर्वी भागों तक ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भाषा की अनेक जो क्षेत्रीय विविधता है वो हमें देखने को मिलती है, जिन्हें हिंदी की बोलियां भी यहाँ पे कहा जाता है। तो देखो हिंदी जो है आपकी भारत के अंदर सर्वाधिक सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा और जो सबसे ज्यादा समझने वाली जो भाषा है वो एक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हिंदी। तो हिंदी केवल सिर्फ आपकी भाषा नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान भी है, सामाजिक अभिव्यक्ति भी है और राष्ट्रीय एकता का भी ये महत्वपूर्ण माध्यम है। तो यहाँ पे हमें हिंदी जो है ना वो अलग अलग क्षेत्रों में बोलने जाने वाली बोलियां भी देखने को मिलती है, लेकिन हिंदी भाषा क्षेत्र हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर आपके क्षेत्रों में हिंदी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका उत्तर से लेके मध्य तक आपके जो पूर्वी भाग जो है जो फैला हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर अनेक जो क्षेत्रीय विविधताएं हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो हिंदी की जो बोलियां हैं इसे हम ये भी कहते हैं। हिंदी का जो स्वरूप है वो अत्यंत व्यापक और समृद्ध है। इसकी समृद्धि का मुख्य आधार क्या है कि यहाँ की विविध बोलियां, हिंदी और उसकी बोलियों का संबंध परस्पर निर्भरता, सहयोग और विकास का संबंध है। हिंदी की बोलियां ना केवल आपका भाषा को जीवंत बनाती है बल्कि हिंदी जो है आपके साहित्य, संस्कृति और लोक जीवन को भी समृद्ध करती है। इसलिए हिंदी भाषा क्षेत्र जो है हिंदी बोलियों के अंत संबंध को समझने में हिंदी भाषा के जो विकास है उसको समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखो हिंदी भाषा जो है ना, हिंदी भाषा का जो क्षेत्र का जो स्वरूप है और जो विस्तार है वो क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विशाल है। क्यों है? जहां आपको हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियां जन सामान्य भाषा के रूप में देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के मुख्य जो रूप है ना वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आदि इसमें शामिल होती है। यानी हिंदी जो भाषा जो है वो एक विशाल भूमि भाग तक फैली हुई है। इसके अतिरिक्त जो भारत के जो अनेक राज्य है ना, अनेक राज्यों में भी हिंदी का संपर्क जो है हिंदी संपर्क भाषा के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होता हुआ हमें दिखने को मिलता है। हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे भाषाई विविधता हमें देखने को मिलती है। यानी विभिन्न क्षेत्रों के जो उच्चारण है, शब्दावली है, बोलचाल है, इसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। फिर भी कई क्षेत्रों में ना लोग जो है हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से सहज रूप में संवाद स्थापित कर लेते हैं और यही कारण है हिंदी भाषा जो है वो क्षेत्र, हिंदी भाषा क्षेत्र भारत की संस्कृति और भाषाई एकता का यहाँ पे प्रतीक माना जाता है। तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जीवन शैली है, जो लोक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां जो है अलग होने के बाद भी हिंदी उन्हें क्या करती है, एक सूत्र में बांधे रखती है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और उसका महत्व। तो देखो हिंदी भाषा का जितना भी हिंदी भाषा क्षेत्र में ना अनेक बोलियां प्रचलित है, जैसा हम सभी को पता है। हर 2 किलोमीटर की दूरी पे आप देखने को मिलेगा जो बदलती रहती है वो आपकी होती है बोली, ठीक है। तो हर 2 किलोमीटर पे जो बोली होती है आपकी वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिनमें आपकी ब्रिज भाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली और आपका जो कनौजी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है तथा मैथिली आदि जो है ये सारी आपकी प्रमुख बोलियां हैं जो अलग अलग हिंदी भाषा क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रत्येक बोली का क्या है, अपनी एक अलग पहचान है, अपना ही एक अलग वोकैबुलरी है, शब्द संपदा है, ठीक है, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हमें देखने को मिलती है। ब्रिज भाषा की क्या है, अपनी एक कोमलता है, वो मधुरता के साथ उसे हम क्या है, मधुरता के लिए उसे प्रसिद्ध किया गया है।
अवधि में भक्ति और लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है। वहीं भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी बोली या भाषा की बात करें तो यहाँ पे आपकी सरलता और लोक गीतों के लिए ये जानी जाती है। राजस्थानी और हरियाणवी बोलियां जो होती है वो आपकी क्षेत्रीय रंग और सांस्कृतिक विशेषताओं को व्यक्त करती है, और इन बोलियों ने स्थानीय जीवन, लोक संस्कृति तथा जन भावनाओं को भी यहाँ पे अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो इन बोलियों का महत्व केवल आपका बोलचाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यहाँ पे साहित्यिक दृष्टिकोण से भी इनका जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हिंदी साहित्य की अनेक अमर कृतियां जो है वो विभिन्न बोलियों में रचाई गई है, जिन्होंने भारतीय साहित्य को यहाँ पे समृद्ध बनाया है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि हिंदी तथा उसकी बोलियों का संबंध, यानी हिंदी और उसकी बोलियों का संबंध जो है ना वो एक तरीके से हमें घनिष्ठ रूप से देखने को मिलता है, और वो क्या है, आपका अविभाज्य है, हम उसका विभाजन नहीं कर सकते। वास्तव में जो आपकी बोलियां होती है वो हिंदी भाषा की ही एक क्या होती है, फाउंडेशन होती है, आधारशिला होती है। हिंदी का विकास विभिन्न बोलियों के सम्मिलित योगदान से ही हुआ है। बोलियों ने हिंदी को शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकानुभव और अभिव्यक्ति करने की एक शक्ति प्रदान करी है। तो यहाँ पे आपकी जो हिंदी और जो बोलियां है इनका जो संबंध है वो परस्पर एक दूसरे से पूरक यहाँ पे माना जाता है। और एक और अगर हम बोली जो देखें, बोलियों को हिंदी को समृद्ध और जीवंत यहाँ पे बनाती है, वहीं दूसरी ओर हिंदी जो है बोलियों को व्यापक मंच भी प्रदान करती है और राष्ट्रीय पहचान भी प्रदान करती है। तो बोलियों के बिना हिंदी भाषा का जो विकास है वो संभव नहीं है। हिंदी के बिना और बोलियों का विकास जो है, या हम कह सकते हैं हिंदी के बिना क्या नहीं है, बोलियों का व्यापक प्रसार भी यहाँ पे संभव नहीं है। जिस प्रकार से बोली के बिना आपका हिंदी विकास संभव नहीं है, उसी प्रकार से। वहीं अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जितने भी आपके मानक है वो हिंदी निर्माण की विभिन्न बोलियों के आधार पर यहाँ पे उनका विकास हुआ है। आज हिंदी जिस व्यापक रूप में हमें दिखाई देती है उसमें अनेक आपकी बोलियां हैं, शब्द है, भाषिक तत्व शामिल हैं, और इस प्रकार जो हिंदी है ना उसकी बोलियां एक दूसरे के शक्तिशाली आधार वो यहाँ पे प्रदान करती है। वहीं बात करें साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान, यानी हिंदी की जितनी भी आपकी बोलियां हैं वो भारतीय साहित्य और संस्कृति को भी अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान देती है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल और रीति काल में अनेक महान कवियों ने बोलियों के माध्यम से अपनी जो रचनाएं हैं उन्हें प्रस्तुत करा है। इन रचनाओं ने न केवल साहित्य को समृद्ध बनाया बल्कि जनहित तक भी साहित्य पहुंचाने का कार्य करा है। अवधि में आपके जो रचित है रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर है। ब्रिज भाषा में आपका जो रचित है कृष्ण भक्ति साहित्य, इसने भी हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करी है। भोजपुरी, राजस्थानी, अन्य बोलियों ने भी क्या करा है, लोक गीतों और लोक जीवन ने लोक संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बोलियों के माध्यम से हम जितनी भी क्षेत्रीय संस्कृति है ना, जितनी भी लोक परंपराएं हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, लोक विश्वास है, इन सबको क्या कर सकते हैं, जीवन के अंदर सजीव इसका हमें चित्रण देखने को मिलता है। और यही कारण है जो आपका हिंदी साहित्य है वो समृद्ध है बोलियों के योगदान में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आपका वर्तमान समय में हिंदी और बोलियों की प्रासंगिकता, यानी वर्तमान समय में हिंदी राष्ट्रीय जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। शिक्षा हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, सिनेमा हो, इंटरनेट हो, या फिर आपका संचार के विभिन्न माध्यमों से हम हिंदी का प्रयोग लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके साथ ही हिंदी की जो बोलियां हैं वो भी अपनी सांस्कृतिक पहचान बना रही है। आज अनेक साहित्यकार, लोका कलाकार और शोधकर्ता बोलियों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया के कारण भी बोलियों को नया मंच यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यह आवश्यक है कि हिंदी के विकास के साथ साथ उसकी जो बोलियां हैं उसका भी यहाँ पे संरक्षण किया जाए, क्योंकि बोलियां हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन का जो है अमूल्य धरोहर होती है। हिंदी और उसकी बोलियों का संतुलित विकास जो है वो भारतीय भाषाई विविधता को भी दर्शाता है और उसको सुरक्षित रखने में भी योगदान देता है। इससे आपकी जो भाषा की जो जड़ें है ना वो और भी ज्यादा मजबूत होती है और आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलता है उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि हिंदी भाषा क्षेत्र भारत की भाषाई और सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का एक मुख्य आधार होते हैं। ये जो क्षेत्र है वो विविध बोलियां, परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि है। हिंदी और उसकी बोलियों का संबंध जो है वो अत्यंत निकट है, परस्पर आश्रित संयोग भी देती हैं। और हिंदी बोलियां जो है आपको बोलियां जो है वो हिंदी को जीवांत और व्यापक समृद्धि भी प्रदान करती है, जबकि हिंदी जो है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और समृद्धि भी यहाँ पे प्रदान कराती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हिंदी और उसकी बोलियां जो है वो अलग अलग ना देखकर हम उसे एक ही भाषाई परिवार के रूप में समझ सकते हैं। दोनों ही क्या कर रही है, हमारे हिंदी साहित्य को संरक्षण, संवर्धन और विकास
प्राप्त कर रही है, भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृति का भविष्य अधिक उज्जवल और समृद्ध बना सकता है। यह कहना उचित होगा कि हिंदी और उसकी जो बोलियां हैं वो मिलकर भारतीय भाषा विरासत को एक अमूल्य धरोहर का निर्माण यहाँ पे करती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका प्रश्न नंबर 9 जो है वो समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है, या हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखने वाले विद्वानों के बारे में चर्चा कीजिए। तो दोनों में ही हमें हिंदी साहित्य के बारे में बताना है। छोटे से इंट्रो से समझते हैं। हिंदी साहित्य जो है वो आपका भारतीय साहित्य का एक समृद्ध और गौरवशाली धारा है। ये भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा लोक जीवन का दर्पण माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है और समय के साथ ये एक सशक्त साहित्यिक भाषा के रूप में भी स्थापित हुई है। तो हिंदी साहित्य जो है ना, हिंदी साहित्य की जो परंपरा है वो अत्यंत प्राचीन है और व्यापक है। इसके विकास को समझने के लिए हिंदी साहित्य के आरंभ तथा उसके इतिहास लेखन की जो परंपरा है यहाँ पे उसका भी जो अध्ययन है वो करना आवश्यक होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो अनेक विद्वानों ने करा है, जिनके प्रयासों से हिंदी साहित्य की जो विकास यात्रा है वो हमें स्पष्ट ज्ञान देता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से आपके विद्वान यहाँ पे रहे हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो ये है कि हिंदी साहित्य का आरंभ और उसकी पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य का आरंभ यहाँ पे आपकी 10वीं शताब्दी से माना जाता है। इस समय अपभ्रंश भाषा यहाँ पे विकसित लोक भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने लगी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक रूप में वीर गाथात्मक काव्य आपके विशेष महत्व रखते थे। उस समय आपके जो राजपूत है, वीरों के जो शौर्य है, पराक्रम है और युद्ध कौशल जो है, इनका यहाँ पे वर्णन किया जाता था। और इसी कारण जो आपका हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को यहाँ पे आदि काल तथा वीर गाथा का काल भी यहाँ पे कहा जाता था, जिसमें आपका चंद बरदाई और जागनिक आदि कवियों की रचनाएं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इस काल की प्रमुख उपलब्धियां मानी जाती है। तो यही काल जो है ना वो हिंदी साहित्य के विकास की आधारशिला माना जाता है। वही बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो है वो आपका ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकताएं और उसका विकास। तो जैसे जैसे हिंदी साहित्य का विस्तार होता गया वैसे वैसे उसके इतिहास को भी यहाँ पे व्यवस्थित रूप प्रस्तुत हमने देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे उसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी यहाँ पे महसूस की गई। साहित्य के विभिन्न जो आपके काल है, कवि है, रचनाएं हैं, साहित्यिक प्रवृत्ति है, इसको समझने के लिए इतिहास लेखन का भी कार्य यहाँ पे शुरू हो गया। प्रारंभिक इतिहासकारों ने उपलब्ध सामग्री को संकलित किया और उसके आधार पर हिंदी साहित्य की विकास यात्रा को भी प्रस्तुत किया। बाद में हिंदी लेखन जो है वो आपके अधिक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और शोध परक यहाँ पे होता गया, जिससे हिंदी साहित्य का जो अध्ययन है वो उसको हमें एक नई दिशा देखने को मिलती है। वही बात करें प्रारंभिक इतिहासकार और उनका योगदान क्या रहा है, तो जितने भी आपके हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो श्रेय है ना वो सर्वप्रथम आपके जितने भी फ्रांसीसी विद्वान जो है, जैसे आपका ग्रासा दा तासी को यहाँ पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रस्तुत कराई है। इसके बाद आपके जो जॉर्ज ग्रेसिन जो है, इन्होंने हिंदी भाषा और उनकी उसकी जो बोलियां हैं उसका विस्तृत यहाँ पे अध्ययन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को यहाँ पे समझने का महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक जो ग्रंथ है, इसके माध्यम से भी हिंदी साहित्य के अनेक कवियों और रचनाओंकारों का परिचय दिया है। इन विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का भी जो प्रारंभिक नींव जो है उसको भी मजबूत किया है। वहीं अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास बताया है किस तरीके से कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली इतिहासकार माने जाते हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ रचना यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य को सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब में विभाजित करा है। उनका ये जो काल विभाजन जो है ना, काल विभाजन आज भी व्यापक रूप से मान्य सिद्ध होता है, क्योंकि उन्होंने साहित्य को केवल यहाँ पे मनोरंजन का साधन नहीं माना है, बल्कि जन जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पे देखा है। तो इसलिए हिंदी साहित्य के अध्ययन को एक नई दिशा यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। वही बात करें अन्य प्रमुख इतिहासकारों के योगदान की, तो आचार्य जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तथा आपके अन्य विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशेष रूप से भक्तिकालीन साहित्य का यहाँ पे गहन अध्ययन किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों और प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों ने शोध, आलोचना और नए दृष्टिकोणों के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास
को और भी ज्यादा अधिक समृद्ध बनाया है, व्यापक बनाया है, और उनके प्रयासों से हिंदी साहित्य के अनेक जो अनछुए जो पहलू है उन पे भी हमें प्रकाश देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें हम इसके निष्कर्ष की स्टूडेंट्स, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है ना वो लगभग यहाँ पे आपका 10वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, 10वीं शताब्दी से यहाँ पे आपका हिंदी साहित्य का जो आरंभ है उसको माना जाता है। और साथ ही साथ आपका जो जब आपके जो अपभ्रंश जो यहाँ पे विकसित हुए वो हिंदी भाषा के साहित्यिक रचनाओं में भी अपना सृजन यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। तो समय के साथ हिंदी साहित्य ने अनेक विकास चरणों को पार किया है और एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा का भी निर्माण किया है। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास है, इतिहास को व्यवस्थित और वैज्ञानिक और व्यापक रूप से यहाँ पे दोनों में ही देने की जो देन है वो किसने की थी? ग्रासा दा तासी। ठीक है, और आपके जो जॉर्ज ग्रेसन जो है, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अन्य जितने भी आपके विद्वान हैं इन्होंने अपना योगदान दिया है। और इनके प्रयासों के कारण आज हिंदी भाषा की जो विकास यात्रा है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां जो है वो संस्कृति महत्व को यहाँ पे स्पष्ट करती है और उसको समझती है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो केवल आपका साहित्यिक उपलब्धियों का विवरण नहीं देती बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चन की। गिव अवे का पहला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कब से माना जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है, कब से मानी जाती है? यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देना है। हिंदी साहित्य का इतिहास की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपके जो कबीर जी हैं, ठीक है, कबीरदास और सूर्यदास, या हम कह सकते हैं सूरदास जी जो हैं, कबीरदास और सूरदास जो हैं वो किस काल के कवि हैं? ठीक है, किस काल के कवि हैं या किस काल के कवि इनको माना जाता है? ये आपका सेकंड प्रश्न है। अगला जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि हिंदी साहित्य से हमें हिंदी साहित्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? बेसिकली आपका हिंदी साहित्य जो है वो क्या आपको बताता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये गिव अवे के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे उनको हम फ्री नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखिए कि जितने भी हमारे लेक्चर हैं वो आप सभी के लिए फ्री हैं। अगर आप इन सभी के नोट्स लेना चाहते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो है वो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए एकदम प्रैक्टिकल सिद्ध होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है तो आप हमें इंस्टा पेज को भी फॉलो करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो में जो आपका गिव अवे का जो क्वेश्चन है इनके जो विनर्स है हम अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर इसको अनाउंस कर देंगे। तो जल्दी से हमारा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ताकि आपको जो आपके लकी विनर्स जो है आपको पता चल पाए कि वो 3 लकी विनर्स कौन है जिनको फ्री नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।